नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। सर ये महाराष्ट्र में क्या हो गया है? इधर संजय राउत देवा भाव की तारीफ कर रहे हैं, उधर सुप्रिया सुले तारीफ कर रही हैं। ये क्या वहाँ की राजनीति में कोई भूचाल आने वाला है? देखिए, निकट भविष्य में महाराष्ट्र में अब कोई चुनाव तो है नहीं, सिवाय लोकल बॉडीज को छोड़ कर के और नगर निगम और कुछ नगर परिषदों वगैरह को छोड़ कर के। कोई बड़े चुनाव नहीं है, लोकसभा चुनाव भी नहीं है, विधानसभा चुनाव भी नहीं है। और जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं, सिचुएशंस हैं, उसमें कई थॉट चल रहे हैं, कई चर्चाएँ चल रही हैं। और चर्चाएँ तब से ज़्यादा शुरू हुई हैं जब शरद पवार का 85वां जन्मदिन था और अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और दूसरे इनके संगी साथी सभी सिल्वर ओक गए थे और वहाँ अ, शरद पवार से आशीर्वाद लिया था पैर छू करके। और इधर अजित पवार की माताजी का भी एक बयान जो है बड़ा वायरल हुआ है, जिसमें वो ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि मेरी तो इच्छा है कि अजित पवार और शरद जी फिर से एक हो जाएं। अच्छा, संकट ये है सबसे बड़ा शरद पवार के लिए कम से कम, हुँ, कि वो ज्यादा देर तक कभी पावर से दूर रहे नहीं हैं। वो कोई ना कोई बहाना तलाश करते रहते हैं। और अगर उनको लगता है कि कोई युति बैठ ही नहीं रही है, कोई जुगत बैठ ही नहीं रही है और हमें विपक्ष में बैठना ही है, तो भी आप याद करिए, उस दौर में भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर 5वें छठे महीने मिलने का कोई ना कोई एक बहाना ढूंढ लेते थे। हुँ, यानी 5-6 महीने में वो प्रधानमंत्री से पीएमओ में उनके रेजिडेंस पर कहीं भी मुलाकात करके सुर्खियों में बने रहना चाहते थे और एक संदेश भी देना चाहते थे। संकट दूसरा भी है। संकट ये है कि जितने इनके उद्योग धंधे हैं, जितना इनका व्यवसाय फैला हुआ है पवार फैमिली का, हुँ, अब मोस्टली बिना सरकार के, बिना सरकारी विभागों के, कॉर्पोरेशन के, वो 2 कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इनको कदम-कदम पर जो है वो सरकार की मदद की ज़रूरत चाहिए, उसका समर्थन चाहिए, सहयोग चाहिए, उसका आशीर्वाद चाहिए। शरद पवार और उनकी बाकी फैमिली के लिए इसको आप अ, संयोग कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए कि उनका भतीजा सरकार में है, उप मुख्यमंत्री है और उनकी जो पार्टी वो इनसे चुरा करके ले गए थे, उसके कई मंत्री अलग-अलग महत्वपूर्ण विभागों को इस समय देख रहे हैं। बिल्कुल। तो शरद पवार को वो तो चिंता नहीं है कि इनका कोई कामकाज रुक जाएगा। कामकाज तो होते रहेंगे, लेकिन वो इस प्रवृत्ति के आदमी हैं कि जरा ये संभावना तलाश की जाए कि हमारे लिए क्या है? अगर हम आ जाएँ, शरद पवार अकेले बैठे रहें, उनकी बेटी का उद्धार हो जाए केंद्र में, यहाँ पर कोई कैबिनेट की बर्थ मिल जाए, जो बाकी के लोग हैं उनके लिए कुछ हो जाए, तो फिर बहती हुई गंगा में वो भी हाथ अपना जो है बहा ले। तो इस संभावना में आजकल सब लगे हुए हैं। अच्छा, वही हाल इस समय बची-खुची शिवसेना का है। जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब तो थोड़ा-सा इन्होंने कॉलर खड़े किए थे और शरद पवार की भी भृगुटी तनी हुई थी, गर्दन भी टेढ़ी थी, कॉलर खड़े करके बात करते थे। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव हुए और उनका बिस्तर गोल हुआ, वैसे ही इनके दिमाग भी ठीक हो गए। आपको याद होगा नागपुर में जब एक संक्षिप्त सा सेशन बुलाया गया था, तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बुके शपथ लेकर के पहुंच गए थे देवेंद्र फडणवीस को बुके देने के लिए। हुँ, और इनके चुनाव के समय के जरा बयान उठा करके देख लीजिए, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, देवेंद्र फडणवीस हो, किनके खिलाफ इन्होंने क्या नहीं बोला। और इनको तो जब से ये 40 एमएलए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में टूट करके आए थे, तब से गद्दार से कम तो इनको वो कोई उपाधि देते ही नहीं थे। बिल्कुल। तो लेकिन इधर जो संकट है वो
सबसे बड़ा संकट आप जानती हैं अंजू जी, वो है बीएमसी। हुँ, बीएमसी इनके लिए खाद पानी का काम करता रहा है और एशिया की सबसे बड़ी नगर निगम है। सर्वाधिक पूरे एशिया में सर्वाधिक बजट इसका होता है। तो इतना बड़ा बजट होता है तो ज़ाहिर है खर्चे भी होते हैं, उसमें टेंडर भी छूटते हैं, उसमें ठेकेदार भी इन्वॉल्व होते हैं, उनमें बहुत सारे काम होते रहते हैं। मुंबई है, नवी मुंबई, तमाम जो है वो सब काम-काज हैं। अब उसमें अ, अपार संभावनाएँ हैं, असीम संभावनाएँ हैं, तो पार्टी को भी पुजापा चढ़ता रहता है और ठेकेदार तो जिस तरीके से ठेके लेते हैं, टेंडर दिए जाते हैं, जिस तरह वो काम करते हैं, वो किसी से कोई दबा-छिपा ही नहीं है। तो हज़ारों करोड़ का के वारे-न्यारे होते हैं एक तरीके से। जी, तो अब बहुत लंबे समय से वो नगर निगम पर काबिज़ हैं, उनका मेयर रहा है, उद्धव ठाकरे का। और जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, जो पिछला चुनाव हुआ था नगर निगम का, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में केवल 2 ही सीटों का तो फ़र्क रह गया था। जी, तो भार 80-82 था शायद नंबर। 82-84 का था मामला। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया था कि आप ही अपना मेयर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री था। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत आधार है, अपना आधार है, किसी किसी का दिया हुआ गिफ्टेड आधार नहीं है। उन्होंने बिल्कुल, खुद की मेहनत की हुई है मुंबई में और मुंबई में उद्धव ठाकरे को केवल 10 सीट ही तो मिली हैं और 10 सीटें मुंबई से बाहर से आई हैं। महाराष्ट्र में जो कुल 20 सीटें उनको मिली हैं, उनमें से 10 मुंबई की हैं। तो ताकत उनकी है, लेकिन साथ में एकनाथ शिंदे भी हैं, अजित पवार भी हैं। अजित पवार का तो खैर उतना नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे का तो है। सर तो इस लिहाज से वो एक संभावना तलाश कर रहे होंगे कि जो अतीत में हो गया वो हो गया। हुँ, अब अगर ये आखिरी ग्रास भी हाथ से छिन गया, तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। पर सर उद्धव ठाकरे हों या संजय राउत हों, क्या ये बीजेपी नेतृत्व को इतने हल्केपन में ले रहे हैं कि वो अतीत की सारी घटनाओं को, इनकी गाली-गलौच को, इनकी भूल नाफरमानियों जाएँगे। को, इनके विश्वासघात को, सबको भूल जाएँगे? ऐसा पर होता नहीं है राजनीति में जैसा ये लोग सोच रहे हैं। पर सर एक मज़ेदार बात और बीच में आई थी छन-छन कर, हालाँकि किसी ने भी उसको मतलब एक तरह से उस पर ठप्पा नहीं लगाया, मोहर नहीं लगाई कि संजय राउत जी की तो पिटाई हो गई थी मातोश्री में ही, उद्धव ठाकरे के सामने कमरे में धक्का मारकर उनको बंद कर दिया गया था, ये खबरें आई थी। लेकिन इन खबरों पर ना तो कुछ संजय राउत ने बोला, ना उद्धव ठाकरे ने बोला। पर क्या उसके बाद ही जो सामना में लेख लिखा गया कि गढ़चिरौली का मसीहा है देवा भाऊ, उन्होंने बड़ा कमाल का काम किया, जैसे वहाँ पर जो नक्सली थे उनका सरेंडर करवाया, तो अचानक से इतना प्यार क्यों उमड़ आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच में होड़ मच गई है कि कौन देवा भाऊ के ज़्यादा करीब है, ये दिखाया जाए? वो जो आप मातोश्री वाली घटना का ज़िक्र कर रही हैं, वो एक्चुअल में हुआ क्या था? और जो ये खबर इतनी वायरल क्यों हुई और सबने अपने-अपने तरीके से फिर संजय राउत की अलग-अलग तरीके से पिटाई के सीन क्यों क्रिएट किए? हुँ, हुआ ये था कि भाऊ तोरसेकर का एक वीडियो आया था और भाऊ ने अपने वीडियो में ये कहा था कि मातोश्री में सीताराम केसरी कांड हो गया है। अच्छा। और उन्होंने ये कहा था कि कॉर्पोरेशन के चुनाव की तैयारियों के लिए हुँ, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने बैठक बुलाई थी। उसमें मुंबई कॉर्पोरेशन बीएमसी से रिलेटेड जितने भी इनके पूर्व पार्षद हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उन सबको भी बुलाया था। संजय राउत भी वहाँ पर थे। तो उनमें से कुछ लोगों ने ये कहा कि साहब आज पार्टी की जो दुर्दशा है, पार्टी जिस गर्त में पहुँच गई है, इसके लिए संजय राउत की बयानबाजियाँ ज़िम्मेदार हैं। ये गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से बयान देते हैं, रोज़ाना किसी न किसी पर जो है व्यंग बाण छोड़ते हैं, इससे पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है। बताते हैं कि साहब संजय राउत इस पर भी भड़क गए उन लोगों पर और वो खड़े हो गए
तो जो भाऊ के वीडियो में था, भाऊ का कहना यह है कि मेरे सूत्र ने मुझे बताया कि उन लोगों ने संजय राउत को पकड़ा और पकड़ करके लगभग घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गए, वहां उनको बंद कर दिया। बस भाऊ के कमरे में, भाऊ के वीडियो में इतना था। बाद में मैंने भाऊ से बात भी की। मैंने कहा भाऊ, ये सब जो चल रहा है आजकल, सब आप ही को प्रत्यक्षदर्शी गवाह बता रहे हैं कि आपकी मौजूदगी में पिटाई हुई है, ऐसा दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविकता ये है कि मैंने केवल एक हेडिंग लगाया कि सीताराम केसरी कांड हो गया। सीताराम केसरी कांड क्या था? जब सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाना था तो सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई थी कांग्रेस मुख्यालय में। सीताराम केसरी रिजाइन करने को तैयार नहीं थे, तो उनको एक टॉयलेट में बंद कर दिया गया ताकि ये सीडब्ल्यूसी की बैठक में पहुंचने ही ना पाए। और जब तक वो बैठक खत्म नहीं हो गई और सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट बना नहीं दिया गया, प्रस्ताव पारित नहीं कर दिया गया, तब तक वो टॉयलेट में बंद रहे। तो भाऊ का कहना यह है कि मीटिंग निर्विघ्न शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए, इसलिए शिवसेना के ही कुछ लोगों ने उठा करके संजय राउत को एक कमरे में बंद कर दिया था। मैंने कहीं अपने वीडियो में नहीं लिखा कि संजय राउत की पिटाई हुई। उसके बाद तो ऐसे ऐसे मीम बने कि कोई जो है उनकी गर्दन यहाँ फंसाए हुए है, कोई पीछे से हिट कर रहा है, और ऐसे ऐसे सीन क्रिएट कर दिए बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कि जैसे ये लोग वहीं खड़े होकर के देख रहे थे कि संजय राउत के साथ क्या क्या हुआ। अच्छा, इतना तो हुआ होगा इसलिए कोई बोल नहीं रहा है। संजय राउत भी नहीं बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे की तरफ से भी कुछ नहीं आया, या दूसरे भी लोगों ने कुछ नहीं किया। पर बात का बतंगड़ कैसे बनाया जाता है, इस घटना से पता चलता है। और सर, उसी घटना के बाद ही तो ये सामना में लेख आया है। इतनी तारीफ कि मुख्यमंत्री के तौर पर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और उस लेख में एकनाथ शिंदे की बुराई भी की गई है सर। और ऊपर से सुप्रिया कह रही हैं कि सिर्फ वही है सरकार में जो काम करते नजर आते हैं, बाकी तो काम ही नहीं कर रहे। मतलब शायद वो अपने भाई पर भी कटाक्ष कर रही हैं। देखिए, इनकी अपनी अपनी राजनीति है और अपने अपने फ्रस्ट्रेशंस भी हैं। तो और संभावनाएं भी तलाश कर रहे हैं कि रिश्ते जरा ठीक हो जाएं, तो जो जो कुछ ये नतीजे आए हैं ना 2024 विधानसभा चुनाव के, इसकी बहुत सारी वजहें हैं। उनमें एक वजह तो ये भी है कि ये सज्जाद नोमानी और ये वोट जिहाद और फतवे और इनका अति आत्मविश्वास, लास्ट टाइम तक जो है सीटों का बंटवारा ना होना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके सीटों का दावा करना, गलतफहमी पैदा करना, ये सब कारण थे। लेकिन लोगों के मन में एक बात थी कि 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ अन्याय हुआ था। अगर उद्धव ठाकरे डिच ना करते तो निरंतरता में एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाले थे देवेंद्र फडणवीस, वो हक उनसे छीना गया था। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में भी देवेंद्र फडणवीस का ही चेहरा आगे करके लड़ी थी, तो इसलिए लोगों ने ये एक मैंडेट दिया। ये अब सबको एहसास हो रहा है कि हकीकत क्या है। हकीकत तो आज की तारीख में अंजू जी ये है कि पूरे महाराष्ट्र में अगर कोई राजनीति का वास्तव में चाणक्य है तो उसका नाम देवेंद्र फडणवीस है। बिल्कुल। उसका नाम शरद पवार तो बिल्कुल नहीं है। शरद पवार अगर चाणक्य होते तो इतने सालों की राजनीति करने के बाद भी 54 सीटों पर सिमट करके रह जाते क्या? या पिछले अगर लोकसभा चुनाव में देखें तो केवल 4 सीट ही थी, इस बार चलो 8-9 सीटें आ गई। पर काहे के चाणक्य हैं? आप अपने घर में एका नहीं रख पा रहे हैं, आपका भतीजा जो है वो 38-40 एमएलए लेकर के आपकी नाक के नीचे से निकल जाता है, आपकी पार्टी जो है वो लेकर के निकल जाता है, आपका सिंबल लेकर के निकल जाता है, तो आप काहे के चाणक्य हो? और विधानसभा चुनाव में क्या इनकी गति हुई है, दुर्गति हुई है, वो सबके सामने है। इसलिए सबके सुर बदले हुए हैं। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इनको अपना व्यवसाय भी चलाना है, सरकार का सहयोग भी लेना है। सरकार में अब मुखिया देवेंद्र फडणवीस ही हैं, तो देवेंद्र फडणवीस की ओकेशनली ही सही
टाइम बदल गया है इसलिए ही सही थोड़ा आरती उतारते रहो, उनको महान बताते रहो। और यही हाल जो है संजय राउत का है। संजय राउत तो खुद कई केसों की जांच पड़ताल में फंसे हुए हैं। चुनाव निकल गया भाई, चुनाव गया, रात गई बात गई। अब जो कुछ कहना था चुनाव के समय कह लिया आपने, लेकिन अब तो सब अब निकट भविष्य में कोई चुनाव तो है नहीं बीएमसी को लेकर जी, के और कारपोरेशन को लेकर के, जी। इसलिए रिलेशन ठीक करो और आगे के लिए संभावना तलाश करो और कोई ऐसा माहौल बनाओ कि चीजों जो तनाव थे वो खत्म हो जाए। और तो सर मज़ेदार इसलिए ये ये सारी कवायद इसीलिए चल रही है। और सर मज़ेदार ये है कि यही लोग थे जो अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी के चलते वो जीत गए, ये कैसे नतीजे आ गए? ये संजय राउत ही बोलते थे ना और शपथ ग्रहण से मना भी कर दिया था आदित्य ठाकरे ने कि ये तो नतीजे ही गलत हैं, लेकिन अब सब लाइन पर आ गए हैं। पर सर गृह मंत्रालय जब एनसीपी सत्ता में किसी के साथ भी रही है तो गृह मंत्रालय हमेशा अपने पास रखती थी और अब गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास है। उन्होंने पिछले टेन्योर में भी अपने पास ही रखा था। लेकिन सर देवेंद्र फडणवीस को बहुत अच्छा वाला एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है क्योंकि जब वो नेता प्रतिपक्ष थे तो भी पुलिस के अंदर क्या जानकारियां थी सबसे पहले उनके पास ही आई थी। अगर आप वो मनसुख हिरेन की हत्या की बात करें तो सारी जानकारी तो उनके पास थी जबकि वो तो नेता प्रतिपक्ष थे। तो उनका पूरे के पूरे सिस्टम पर एक अच्छा कब्जा रहा है। क्या इन लोगों को डर है कि इनकी पुरानी फाइलें ना कहीं खुल जाएं? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस तो बहुत ईमानदारी के साथ पुराने मामलों को भी सामने लाने के लिए जाने जाते हैं। तो क्या अंदर खाने कहीं शरद पवार को भी डर है उनकी फाइलें ना खुल जाए? और संजय राउत को तो पता ही है कि जमानत पर ही बाहर आए हुए हैं। केवल डर नहीं है, यकीन है। आप याद करिए, देवेंद्र फडणवीस ने सदन में बोलते हुए हम्म, करीब 29 पेन ड्राइव सदन के पटल पर रखी थी, जी। सभापति के पटल पर रखी थी और उनमें रिकॉर्डिंग्स थी और उनमें दावे किए गए थे कि ये शरद पवार के एक अधिवक्ता हैं, उनके चैम्बर में सब रिकॉर्डिंग हुई है और उसमें वो बता रहे हैं कि साहब के ये ऑर्डर हैं कि किसी भी तरीके से देवेंद्र फडणवीस को फंसाना है। हम्म, दूसरी घटना, संजय पांडे को मुंबई कमिश्नर के पद पर लाया गया था हम्म, और उनको टास्क ही ये सौंपा गया था कि देवेंद्र फडणवीस को फंसाना है। परमवीर सिंह पर्दे के पीछे गए थे, उनके पीछे जांच बैठा दी गई थी और संजय पांडे को लाया गया था। हम्म, डीजीपी के पद से सुबोध जायसवाल को किन स्थितियों परिस्थितियों में जाना पड़ा था छोड़ करके केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर, और उसके बाद रश्मि शुक्ला के साथ भी इन लोगों ने क्या किया था, वो सारा महाराष्ट्र जानता है। हम्म, और सब पर प्रेशर था कि देवेंद्र फडणवीस को किसी तरीके से ठिकाने लगाना है, उनके राजनीतिक जीवन का अंत करना है। हम्म। तो ये सारी चीजों की जांच नहीं होंगी क्या? ये सारी चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी क्या? 100% बढ़ेंगी और देर सवेर टाइम लगता है जांच पड़ताल में। और वैसे भी चाहे नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता हैं, योगी आदित्यनाथ को तो छोड़ दीजिए, वो तो अपवाद है, पर सब ठंडा करके खाते हैं। और ठंडा करके खाते हैं जब मैं कह रहा हूं तो बहुत जल्दबाजी में कोई स्टेप नहीं लेते हैं। जांच पड़ताल चलती रहती है, इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है और उसके बाद पता लगता है कि मामला कोर्ट में पहुंच गया है और कोर्ट ही आदेश दे रही है कि इनके खिलाफ ये कार्रवाई करिए, इनके खिलाफ ये कार्रवाई करिए। तो ये सब डरे हुए हैं, इनको पता है कि इन्होंने क्या क्या पाप कर रखे हैं, इन्होंने पता है कि इन्होंने क्या क्या अतीत में साजिशें रची हुई हैं। तो वो देर सवेर चीजें आएंगी सामने। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब ना तो अब चुनाव है तो अपने संबंध किसी तरीके से सामान्य करना चाहते हैं। अतीत में बहुत इन्होंने गुड़ का गोबर किया हुआ है, बहुत रायता फैलाया हुआ है, उसको समेटने की कुल मिलाकर के कोशिश हो रही है। सर इसकी संभावना आपको कितनी लगती है कि भतीजे के साथ मिल जाएंगे चाचा अपनी बेटी की खातिर? मुझे लगता है मिले ही हुए हैं।
एकमात्र गलती अजित पवार से हुई है बारामती में अपनी पत्नी को अपनी बहन के खिलाफ खड़ा करने की, और वो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मान भी लिया था कि मुझे इस बात का बड़ा प्रायश्चित है, मैं बड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि राजनीति को घर में नहीं घुसना चाहिए था। और ये शर्मिंदगी उनको तब हुई जब उनकी पत्नी हार गई करीब 1.5 लाख मतों से। अगर जीत जाती तो शायद इसकी भी शर्मिंदगी उनको ना होती। बिल्कुल। तो अजित पवार को राजनीति में लाने वाले तो शरद पवार ही थे, अंगूठा पकड़ करके चलाने और सिखाने वाले भी शरद पवार ही थे। लेकिन शरद पवार की एक गलती ये है कि 85 साल के हो गए हैं लेकिन घोड़ी से नीचे उतरने को तैयार नहीं है, चेहरा भी सिर से उतारने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं, दूल्हा तो मैं ही बना रहूंगा। अरे भाई, दूल्हा बनने की एक उम्र होती है, तो वो उम्र आपकी निकल चुकी है, अब दूसरे लोगों को घोड़ी पे बैठने दो ना। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, तो उनकी गलती ये है। इसलिए चूंकि ये भी अब अजित पवार भी 60 से ऊपर चले गए हैं, तो आप कब तक सब्र करके बैठोगे? और फिर बीच में जैसा आमतौर पर होता है कि अपनी बेटी के प्रति उनका मोह जाग गया कि अगर मुख्यमंत्री बनना है तो बेटी को ही बनना है, पार्टी को लीड करना है तो बेटी को ही करना है, अजित पवार को नहीं करना है। तो संगठन पर उनका कब्जा था, वर्चस्व था, वो सबसे ज्यादा सक्रिय थे, वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे। ये लोकसभा चुनाव में वो भले ही साबित ना कर पाए हों, पर विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने ये साबित कर दिया। मैं पर इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मिले ही हुए हैं, क्योंकि शरद पवार की भी सहमति रही होगी उनके पार्टी के विधायकों को ले जाकर के बीजेपी के साथ जाने में। ऐसा कहने वाला अकेला ओमकार चौधरी नहीं है। महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे राजनीति के जानकार हैं, जो कहते हैं कि शरद पवार एक्चुअल में पावर हंगर हैं और वो भतीजे के जरिए पावर शेयर कर रहे हैं, पावर का मजा ले रहे हैं। तो बाकी लोगों के लिए होगा कि शरद पवार अलग हैं और अजित पवार अलग है, और एक फ्रेंडली मैच भी हो गया बारामती में। पर कुल मिलाकर के मुझे लगता ये है कि चाचा और भतीजे में जो घरेलू एक रिश्ते हैं वो भी बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं राजनीतिक रिश्ते भी बने हुए हैं। और सर, उद्धव ठाकरे जो मुलाकात करने गए थे देवेंद्र फडणवीस के साथ और अब तारीफों के पुल भी बांध रहे हैं उस सामना में, जिस सामना में जब ये एनडीए के साथ थे तब भी पीएम मोदी और अमित शाह के लिए किस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल संजय राउत ही करते थे, उसमें अब कसीदे पड़े जा रहे हैं उनकी शान में। तो आपको लगता है कि बीएमसी चुनाव के मद्देनजर कहीं कोई गुंजाइश है कि उद्धव ठाकरे की घर वापसी हो जाए एनडीए में? मुझे बिल्कुल नहीं लगता, और ये गलती भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कभी करेगा भी नहीं। अगर उसको ये सब करना होता तो वो पहले करने की कोशिश करता। और चूंकि बहुत गलत स्टेप जो है उद्धव ठाकरे ने उठा लिए हैं, और आत्मघात खुद ही किया है, किसी और ने शरद पवार होंगे उनके गुरु सलाहकार, उनके उनकी पत्नी होंगी जो शरद पवार की रिश्तेदार भी हैं, और संजय राउत जैसे लोग होंगे जिन्होंने उनको ये ज्ञान दिया होगा, दिव्य ज्ञान दिया होगा कि जय श्री राम को भूल जाओ, अल्लाह अकबर को याद रखो, या औरंगजेब को भाई बताओ। तो जितना उनको कबाड़ा करना था पार्टी का वो कर चुके। ऐसे में जबकि वर्स्ट पोजीशन में हैं, और अमित शाह तो खुलेआम कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं कि विश्वासघात किया है उन्होंने, और जो विश्वासघात करता है हम उसे भूलते नहीं है। तो कैसे भूल जाएगी भारतीय जनता पार्टी? नहीं भूलेगी। और इनको अगर मिट्टी में मिलाने का उनका फैसला था और महाराष्ट्र की राजनीति में इरिलीवेंट करने का उन्होंने संकल्प ले लिया था, तो वो उन्होंने करके दिखा दिया। और उस समय भी याद करिए ना, जब इनकी पार्टी टूटी थी तो 18 में से 13 एमपी टूट करके इनके पास से चले गए थे। 56 में से 55 बचे थे,
उनमें से 40 एमएलए छूट करके चले गए थे इनके पास से। बचा क्या था? लेकिन एक जिद मारी थी, एक अहंकार था झूठा कि मैं तो बाला साहब ठाकरे का सुपुत्र हूँ, पर एक्चुअल में वो होंगे उनके अ, सुपुत्र, हुँ, लेकिन वैचारिक और सैद्धांतिक सुपुत्र तो एकनाथ शिंदे निकले, बिल्कुल। जो आनंद दिघे की भी बात करते हैं, तो बाला साहब ठाकरे की बात भी करते हैं। और उन्होंने साबित किया कि उनकी विचारधारा का प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ, उनका बेटा नहीं करता। हुँ, तो आज कहाँ खड़े हैं ये लोग, आप इसका अंदाज़ा लगाइए। और मुंबई पर अगर इनको लगता है कि हम तो 10 एमएलए फिर भी मुंबई के जीत करके लाए हैं, तो भाई बीएमसी में ये सब चलेगा नहीं। हुँ, बीएमसी में हिंदू मतदाता तय करेगा कि आप बाला साहब के सही में विरासत के हकदार हैं या एकनाथ शिंदे हैं, या भारतीय जनता पार्टी की जो रीतियां नीतियां हैं, सिद्धांत हैं, कार्यक्रम हैं, वो तय करेंगे। इसलिए ये अंदर से घबराए हुए हैं। इनको पता है कि बीएमसी का चुनाव और भी टफ है, और भी चुनौतीपूर्ण है, और यहां जीवन मरण का प्रश्न है इनके लिए। विधानसभा चुनाव चलो हार गए, विपक्ष की राजनीति कर लेंगे बैठ करके, 20 एमएलए हैं, बेटा भी हुँ, जीत कर आ गया है वर्ली से। लेकिन अगर कारपोरेशन से बाहर हो गए, बीएमसी से बाहर हो गए, तब तो फिर कोई हेवन हार नहीं बचेगा ना। खुराक कहां से मिलेगी, पार्टी कैसे बिल्कुल। चलेगी, जिंदा कैसे रहेंगे, खोके कहां से आएंगे? सर, खो-खो का ही तो सवाल है कि खोखे कहाँ से आएँगे, इसीलिए शायद ये यू टर्न मारा जा रहा है कि देवा भाऊ की तारीफ़ की जा रही है और गढ़चिरौली का मसीहा उनको बताया जा रहा है। अब जनाब बन चुके हैं उद्धव ठाकरे सर, तो ये सारे खामियाज़े तो उनको भुगतने ही पड़ेंगे। लेकिन चलते-चलते मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपने जो शरद पवार के लिए वो जुमला इस्तेमाल किया ना कि वो घोड़ी से ही नीचे नहीं उतर रहे हैं, सेहरा ही नहीं उतार रहे हैं। अब एक उम्र हो गई है भाई, किसी और को घोड़ी पर बैठने दो, वो बड़ा दिलचस्प था। सर आपने समय निकाला, महाराष्ट्र की राजनीति पर तमाम बारीकियाँ मेरे दर्शकों को समझाई। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। नमस्कार।